Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is the second part of body movements chapter of NCERT साइंस। हम NCERT साइंस कर रहे हैं 6th क्लास की, जिसका हम 5th चैप्टर कर रहे हैं। 5th चैप्टर में भी आपका फर्स्ट पार्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने ह्यूमन की बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। हिंज जॉइंट्स, पिवटल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इस तरीके से स्कल है, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट में हम जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक क्या है? गेट ऑफ एनिमल्स। ये टॉपिक इसलिए रखा गया है क्योंकि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे अरिस्टोटल, उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, जिसमें उन्होंने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उठाए थे कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि क्रॉल करके चलते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 2 पैर होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उस टाइम के लिए वंडर रहा होगा कि क्यों या फिर किस तरीके से या फिर क्या रीज़न है, उनका स्केलेटन कैसा है, उनका मूवमेंट मसल्स कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, तो इस वजह से ये एक आश्चर्यजनक चीज़ें थी या फिर एक ये क्वेश्चन था क्यूरियोसिटी का कि मतलब किस वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसी उस पर उन्होंने एक बुक लिखी थी अरिस्टोटल ने, गेट ऑफ एनिमल्स। तो इसी वजह से इस टॉपिक का नाम भी गेट ऑफ एनिमल्स रखा गया है। मतलब कि स्पेशली हम क्या करेंगे, एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे और उनका मूवमेंट, उनकी स्केलेटन आउटर होती है, इनर होती है, उनकी मसल्स कैसे काम करती हैं या फिर जिनकी स्केलेटन नहीं होती है, इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म से। अर्थवॉर्म से आप फेमिलियर ही होंगे, इनका क्वेश्चन चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, अक्सर पूछा ही जाता है कि इनको क्या बोला जाता है। फार्मर फ्रेंडली एनिमल इनको बोला जाता है। फार्मर फ्रेंडली बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी फील्ड वगैरह जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की जा रही है, वहाँ पे अगर फील्ड वगैरह में रहते हैं तो ये करते हैं, वहाँ की सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो इसी वजह से अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। तो अर्थवॉर्म के बारे में समझेंगे कि इसका मूवमेंट वगैरह कैसे होता है। किसी भी गार्डन से जाकर के एक अर्थवॉर्म को उठा करके लेके आइए और ला करके फिल्टर पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर पर उसको उठा करके रख दीजिए। अब ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फिल्टर पेपर होता है उसका सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। तो हमको क्या करना है, चेक करना है कि वो रफ सरफेस पे उसका मूवमेंट कैसा होता है और स्मूथ सरफेस पे कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने रफ सरफेस पे मूवमेंट चेक करने के लिए ब्लॉटिंग या फिर फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर अर्थवॉर्म को रखा। अब इसके बाद इसका मूवमेंट ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से अर्थवॉर्म ब्लॉटिंग पेपर पे या रफ सरफेस पे मूव करता है। उसके बाद उसको उठा करके एक स्मूथ ग्लास प्लेट पर या फिर कोई भी जो स्लिपरी सरफेस है वहाँ पर उठा करके रख दीजिए। उठने के बाद अब उसका मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व करिए। तो दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगाइए कि वो जो रफ सरफेस है उन पे ज़्यादा तेज़ चल पाता है या फिर जो स्मूथ सरफेस है उन पे ज़्यादा तेज़ चल पाता है। ठीक, तो अब इसकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी बॉडी किस तरीके से होती है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। ये आपको दिखाई पड़ा होगा फिगर में, ऐसे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है। ऐसे कई सारी रिंग्स स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंड तक इनकी बनी होती हैं और सारी रिंग्स एक दूसरे से जॉइंड रहती हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक। अर्थवॉर्म की बॉडी में किसी तरह की कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती है। तो फिर इनका मूवमेंट कैसे होता है? इनका मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मसल्स पे डिपेंड करता है। इनकी मसल्स में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिनकी वजह से अर्थवॉर्म्स जो है वो मूव कर पाते हैं। इनका मूवमेंट होता कैसे है? तो मूवमेंट के टाइम पे ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनकी बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है उसको एक्सटेंड करते हैं और जो ग्राउंड, जो इनका रियर पोर्शन है, मतलब जो पीछे का पूरा पार्ट है, उसको ग्राउंड पर फिक्स कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। क्या किया पहले उसने क्या किया, जो फ्रंट पार्ट था उसको एक्सटेंड किया आगे तक और ये जो ये वाला पार्ट था उसको फिक्स कर लिया ग्राउंड पर। फिर क्या किया, जो ये फ्रंट पार्ट था उसको फिक्स किया और जो रियर पार्ट था उसको रिलीज किया, क्योंकि पहले तो फिक्स किया था ना ग्राउंड पे। तो जैसे ही इस पार्ट को फिक्स किया तैसे ही पीछे वाले पार्ट को रिलीज कर दिया। इससे क्या होता है, इनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है और जो रियर एंड है वो पुल होकर के आगे की तरफ बढ़ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरीके से छोटी छोटी डायरेक्शन से ऐसे फॉरवर्ड होते होते इसी तरीके से इनका मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म्स का।
रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। सबसे पहले एक इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। ये मान लीजिए आपका जो है वो रियर एंड हो गया या फिर रियर पार्ट हो गया, रियर पोर्शन हो गया, और ये वाला जो है वो फ्रंट पोर्शन हो गया। तो पहले क्या किया उसने, जो फ्रंट वाला पोर्शन था उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि उसको एक्सटेंड किया। जब इसको एक्सटेंड किया तो इसको ग्राउंड पर फिक्स कर लिया। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, जो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट था उसको फिक्स कर लेगा और जो पीछे वाला पार्ट है उसको रिलीज कर देगा। जैसे ही पीछे वाले पार्ट को रिलीज करेगा, जो आगे वाला पोर्शन था उसको एक फॉरवर्ड पुल मिलेगा। तो इसके फॉरवर्ड पुल की वजह से थोड़ा सा ये जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। इसलिए ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस लेते लेते इनका मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म्स का। ठीक, इसके अलावा इनकी बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये ग्राउंड पर अपनी बॉडी को फिक्स करता कैसे है, क्योंकि इसकी बॉडी के नीचे बहुत सारे टीनी छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब हेयर के तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर की तरफ निकला रहता है, और ये ब्रिसल्स मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो इनके ब्रिसल्स हैं यही इनको ग्राउंड पर एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी पकड़ बनाए रखने में, फिक्स करने में इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो मूवमेंट के साथ साथ जो इनके खाने वाली चीज़ें होती हैं वो सॉइल से खाते रहते हैं, और साथ ही साथ जो इनके बॉडी का मतलब डाइजेशन करने के बाद जो इनके बॉडी का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको उसी सॉइल में रिलीज करते रहते हैं, थ्रो करते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो सॉइल है वो जो मतलब मिट्टी, जिस भी मिट्टी में अनडाइजेस्टेड पार्ट गिराएंगे अपना, वो क्या होगी, वो सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, और उसी की फर्टिलिटी की वजह से प्लांट्स जो हैं वो अच्छे ग्रो होते हैं। तो इसी वजह से इनको फार्मर फ्रेंड कहा जाता है। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा अर्थवॉर्म के बारे में। अब हम देखते हैं स्नेल के बारे में। स्नेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका मूवमेंट कैसा होता है। अब आप स्नेल को भी गार्डन से या किसी फील्ड से उठा करके ले आइए, सिर्फ ऐसे हल्के से पकड़िएगा कि मतलब उसको ऐसे कोई दिक्कत ना हो, बस केवल चेक करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए गार्डन से आप उठा लाइए। उसके बाद आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो इसके बैक पर ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये क्या होता है, इसको शेल कहते हैं। जो इनके बॉडी के ऊपर ये राउंड सा स्ट्रक्चर होता है इसको शेल कहा जाता है, और यही इनकी आउटर स्केलेटन होती है। लेकिन स्केलेटन नाम सुनते ही मत समझ लीजिए कि ये बोन्स की बनी है। ये इनकी आउटर स्केलेटन होती है जो कि बोन्स से बिल्कुल भी नहीं बनी होती है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि मतलब जैसे कि स्केलेटन मतलब वही हुआ जो एक बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो एक बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी बॉडी को एक शेप ही प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से स्केलेटन कहेंगे। लेकिन ये जो स्केलेटन है वो बोन्स का नहीं बना होता है। जो शेल होती है वो एक सिंगल यूनिट होती है। ये किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनकी हेल्प नहीं करती है। ये जहाँ जहाँ मूव करते हुए, खिसकते हुए जाते हैं वैसे ये इनके साथ साथ चलता रहता है, जो इनके पीठ पे रखा रहता है ये राउंड स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसका हमको मूवमेंट चेक करना है। तो मूवमेंट चेक करने के लिए क्या किया हमने, इसको एक ग्लास प्लेट पे रख दिया। ग्लास प्लेट इसलिए लिया है क्योंकि इनका मूवमेंट हम नीचे से ही चेक कर सकते हैं, ऊपर से हमको पता नहीं चल सकता है किस तरीके से चलते हैं हमको, क्योंकि नीचे से इनका मूवमेंट चेक करना है, इस वजह से हम इनको ग्लास प्लेट पे रखेंगे। ठीक, अब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करें, इनकी ग्लास प्लेट को थोड़ा सा लिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, हमको पता चलेगा कि इनके ये जो मतलब ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में से एक थिक स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और हेड निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो थिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा वो इनके फुट होते हैं, और बाकी दूसरा जो होता है वो हेड होता है। तो ये दो चीज़ें उनके उस राउंडेड स्ट्रक्चर में से निकलती हुई दिखाई पड़ेंगे। मे कम आउट, स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। ठीक, तो ये जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये फुट है जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स से बनी होती है। अब ध्यान से ग्लास प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो जो इनके फुट है वो वेवी मोशन में चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनका जो स्नेल है उनका मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच का स्केलेटन इनर होता है कि आउटर होता है, इनकी मसल्स कैसे काम करती हैं। तो कॉकरोचेस को आप जानते हैं वो चल भी सकते हैं, दीवार पे चढ़ भी सकते हैं, इसके अलावा हवा में थोड़ी सी ऊंचाई तक ये उड़ भी सकते हैं। इनके 3 पेयर होते हैं पैर के, जो कि इनकी मदद करता है चलने में।
इनकी जो बॉडी है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है। जो हमको ये पीछे ये दिखाई पड़ता है वो क्या है, इनका आउटर स्केलेटन है। ठीक, ये ऊपर तो विंग्स हैं, ये हल्की सी दिखाई पड़ रही है, इनके सर से कनेक्टेड विंग्स होती हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये हार्ड आउटर स्केलेटन होता है इनकी बॉडी पे। जो आउटर स्केलेटन है वो कई सारी प्लेट्स से मिल करके बना होता है, जो कि इनकी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके सर के पीछे से 2 पेयर विंग्स के अटैच होते हैं। और जो कॉकरोचेस की जो मसल्स क्लियर दिखाई पड़ती हैं, जो पैर के पास होती हैं, वही इनकी वॉक करने में या मूव करने में, इनके लेग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और जब ये उड़ते हैं तो इनके जो बॉडी मसल्स हैं वो विंग्स का मूवमेंट कराती है, जिससे ये उड़ पाते हैं। तो ये कॉकरोच के बारे में हो गया। अब बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। जानते हैं चल भी सकती हैं वो और हवा में उड़ भी सकती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जैसे डक्स और स्वैन्स वगैरह, ये क्या करती हैं, ये पानी में बस तैर सकती हैं, उड़ नहीं पाती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब हम तो नहीं उड़ सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली जो ऐसे स्नेक वगैरह हैं वो तो नहीं उड़ सकते हैं, तो बर्ड्स ही क्यों उड़ पाती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन ही हुई रहती है जो कि इनको उड़ने में सुटेबल करती है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं और बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द, देखो इनकी 2 लिम्स जैसे हिंड लिम्स और फोर लिम्स, तो जो हिंड लिम्स के पास जो बोन्स पाई जाती हैं वो इनकी वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करती हैं, और जो 4 लिम्स के पास इनकी बोन्स पाई जाती हैं वो विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इनकी 4 लिम्स की बोन का पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है, वो ही मॉडिफाई होकर के विंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इनकी शोल्डर बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जो ब्रेस्ट बोन होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई होती हैं कि इनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वो इनकी उड़ने में हेल्प करें। ठीक, तो ये हो गया बर्ड के बारे में। ये देख लीजिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बर्ड के स्केलेटन का। ये देखिए, ये जो 4 लिम्स की बोन्स हैं ये विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती हैं। ये हो गया आपका। अब पढ़ते हैं फिश के बारे में। फिश के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप एक बोट बना करके देखिए। अब इसके बोट को जब आप इस पोर्शन से मूव करेंगे, पुश करेंगे, तब ये आगे की तरफ चली जाएगी, मतलब काफ़ी आगे चलती हुई ऐसे स्विम करती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर इधर की साइड से आप इसको पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, तब ये जितने फोर्स से आपने इसको पुश किया है बस उतनी दूर तक आगे जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी स्विम करती हुई और आगे नहीं जा पाएगी। तो ऐसा क्यों है कि जो बोट है वो सिर्फ इसी ही जो दोनों पॉइंट्स हैं, एंड्स है, इन्हीं के थ्रू आगे मूवमेंट कर सकती है, इनके थ्रू आगे मूवमेंट क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि ये जो शेप होता है, ये शेप इस तरीके से बना होता है जिससे कि स्विम करने में हेल्प मिलती है। ऐसे क्या होता है, इनकी बॉडी और आगे पुश होती हुई चली जाती है और ये आराम से स्विम कर पाए। तो इसी तरीके से जो फिश हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। देखिए बोट के टाइप का है, जो इनका ये आगे और पीछे ये दोनों एंड्स हैं, ये पतले पतले से होते हैं, और इनका जो मिडिल पोर्शन है वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थिक होता है या फिर बड़ा होता है। तो द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। तो हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। इनके मिडिल पोर्शन से ये जो स्टार्ट और एंड, ये दोनों हेड और टेल का पार्ट है वो देखिए छोटा ही है। तो इनको क्या बोलते हैं, बॉडी टेपर्स बोलते हैं। तो दोनों एंड पर जो ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बॉडी टेपर्स बोलते हैं। और ये जो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली। इस तरीके से इनका शेप बना होता है कि इनके आसपास का जो पानी है वो आसानी से फ्लो हो, क्योंकि जब आसपास का पानी ठीक से फ्लो होगा तो इससे जो फिशेस हैं वो भी वाटर में मूवमेंट कर पाएंगी। जो इनकी स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर होती है। जब ये स्विमिंग करती हैं तो इनके जो बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है वो एक साइड की तरफ कर्व बनाता है, और जो टेल पार्ट होता है वो अपोजिट साइड की तरफ स्विंग कर जाता है, जिससे कि फिश एक तरीके का कर्व बनाती है। उसके बाद जल्दी से जो बॉडी और टेल कर्व हैं वो दूसरे की साइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी बॉडी को एक जर्क लगता है, झटका लगता है, जो कि इनकी बॉडी को फॉरवर्ड पुश देता है। तो ये लगातार ऐसे जर्क्स इनकी बॉडी में होते रहते हैं, ये कर्व बनते बनते, इसी वजह से ये स्विम आगे की तरफ कर पाती हैं। अब इनकी स्विमिंग में जो इनकी फिन्स होती हैं टेल के पास, वो हेल्प करती हैं। ये देखिए इस तरीके का,
ये इस तरीके का एक कर्व लिया, ये फिर तुरंत ही दूसरी तरफ कर्व लिया। तो जैसे ही ये दूसरी तरफ कर्व लिया, इनकी बॉडी को एक जर्क मिलता है जिससे कि ये फॉरवर्ड पुश करती हैं। तो ऐसे लगातार जर्क्स होने की वजह से, सीरीज ऑफ जर्क्स की वजह से ये स्विमिंग करने में आसानी से कर पाती हैं। तो इस तरीके से फिशेस का मूवमेंट होता है। तो एक फिन जो होती है वो उनकी स्विमिंग करने में हेल्प करती है। बाकी फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जब ये स्विमिंग कर रही होती हैं उस टाइम पे इनकी और भी फिन्स होती हैं जो कि इनको बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं और इनके डायरेक्शन को, जिस भी डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ठीक, तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो स्विमिंग है वो आसान हो पाती है। इसी वजह से अंडर वाटर डाइवर्स जो होते हैं वो इस फिन टाइप का ऐसे फ्लिपर्स अपने फीट पर पहन लेते हैं जो कि इनकी वाटर में ईजिली मूव करने में या स्विम करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमने पढ़ा फिशेस का मूवमेंट कैसा होता है। अब देखते हैं स्नेक्स का मूवमेंट कैसा होता है। स्नेक्स क्या करते हैं, या तो क्रॉल करते हैं या फिर स्लिदर करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी भी स्नेक्स को आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेट नहीं चलते हैं। अब स्नेक्स की एक बड़ी सी बैकबोन होती है, लंबी बैकबोन होती है और उसमें इसकी बॉडी में बहुत सारी पतली 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 मसल्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं लेकिन एक दूसरे से दूर होती हैं। मतलब सारी मसल्स जैसे 1 2 3 4 ऐसे लगातार कई सारी छोटे पतली पतली मसल्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड होकर भी एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पर रहती हैं। जो इनकी मसल्स हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन, इन तीनों चीज़ों से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। जो स्नेक की बॉडी है, बॉडी कर्व है, उनमें बहुत सारे लूप्स होते हैं। तो जो हर एक लूप है वो उनको फॉरवर्ड पुश देता है जब भी ये ग्राउंड से प्रेस होते हैं। मतलब ईच लूप ऑफ द स्नेक्स गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करके ये क्या करता है, इनकी बॉडी को फॉरवर्ड पुश देता है। तो हर एक लूप इनको फॉरवर्ड पुश देता है। तो इनकी बॉडी में क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के लूप्स होते हैं तो हर एक लूप इनको फॉरवर्ड पुश देगा, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से मूव कर पाते हैं और ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, स्नेक्स के मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स, मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो इस तरीके से आपका ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में, इसके अलावा गेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मूवमेंट कैसा होता है उनके बारे में पढ़ा। ये आपका यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे अरिस्टोटल, उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स। उसमें उन्होंने खुद से ही कई सारे क्वेश्चंस किए थे कि व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। मतलब कि जो बॉडी पार्ट्स इनके एनिमल्स के होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं और इनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है। तो इनके बॉडी पार्ट का जो हर एक पार्ट है अलग अलग तरीके से डिज़ाइन है, वो इनको किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मतलब अलग अलग एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़, उनकी बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अरिस्टोटल के माइंड में आए थे, जो कि उन्होंने गेट ऑफ एनिमल्स बुक में इन्होंने लिखा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे आंसर हैं जो अब तक हमको मिल चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी भी सर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है, लोग जानने की कोशिश, साइंटिस्ट है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो योगा है, योग डे है, वो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योग के फॉर्म में मनाया जाता है। और ये चीज़ें स्टार्ट किसने करवाई थी, यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी। अगर हम लगातार योग वगैरह करें तो योग क्या करता है, किसी भी इंसान को हेल्दी रखने का काम करता है। इससे बैकबोन जो है वो सीधी रहती है, हम स्ट्रेट बैठ पाते हैं। और बहुत सारे योगा पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे खुद के वेट को कम करने में, हमको थोड़ा सा हमारा वेट हल्का हो जाए, हमको थोड़ा सा लिफ्ट कर पाएँ हम खुद को, इस तरीके से हमारे पोस्चर्स को मेंटेन करके करवाते हैं। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी इससे क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जो हड्डियों की बीमारियां हैं वो किसी तरीके से बॉडी में नहीं लगेंगी। इनसे जो जॉइंट पेन है उनसे आराम मिलता है। तो इस वजह से कुछ योगा पोस्चर्स हैं जो कि हमेशा ही लोगों को करने चाहिए, और कुछ योगा पोस्चर्स ऐसे हैं जिनको ट्रेंड लोग जो हैं उन्हीं के सुपरविजन में करना चाहिए। तो ये था हमारा बॉडी मूवमेंट चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड
हैबिटेट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके अलावा वो किस तरीके की जगहों पर रहते हैं या फिर किस तरीके की जगहों पर खुद को एडॉप्ट कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।